हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को पूर्व मध्यकाल में कला और स्थापत्य के बारे में बताया था। इसमें हम लोगों ने देखा था कि पूर्व मध्यकाल की जो कला है उसमें हम लोग मंदिर स्थापत्य, इसके अलावा चित्रकला और मूर्ति कला के बारे में बात करेंगे। इसमें अभी तक मैंने आप लोगों को मंदिर स्थापत्य की नागर शैली करवा दिया था। इसके अलावा आज के वीडियो में मैं आप लोगों को मंदिर स्थापत्य की दूसरी शैली, जिसे हम लोग द्रविड़ शैली भी कहते हैं, इसके बारे में ही बात करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप लोग मेरे वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि एंशिएंट हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर से जुड़े और भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों को मिलते रहें। इसके अलावा अगर आप लोग करंट अफेयर से जुड़े इम्पॉर्टेंट वीडियोस भी देखना चाहते हैं तो वो भी आपको मेरे चैनल पर देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए हम लोग आज के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। आज हम लोग द्रविड़ शैली के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग द्रविड़ शैली के एरिया के बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, द्रविड़ जो शब्द है वो दक्षिण भारत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो हम इसके नाम से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो शैली है वो हमें दक्षिण भारत में, यानी कि कृष्णा नदी के दक्षिण में ये जो शैली है उसका विकास होता हुआ हमें दिखाई देता है। अब हम लोग इसके संरक्षक के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जो शैली है वो हमें पल्लव राजाओं के समय भी देखने को मिलती है। इसके अलावा चोल राजा जो थे उनके समय भी देखने को मिलती हैं। इसके बाद फिर विजयनगर और मदुरा के नायक के काल में, इसका मतलब हम कह सकते हैं जो विजयनगर है वो हमें मध्यकाल में देखने को मिलता है। इसीलिए अभी तक मैंने आप लोगों को विजयनगर नहीं करवाया है। जब हम लोग मध्यकाल के बारे में बात करेंगे तब हम लोग विजयनगर के बारे में बात करेंगे। ये जो शैली है वो हमें प्राचीन काल से लेकर मध्यकाल तक देखने को मिलती है। इसीलिए अभी तक मैंने आप लोगों को विजयनगर एम्पायर के बारे में नहीं बताया है, लेकिन इस शैली में विजयनगर एम्पायर भी आ जाता है तो मैं आप लोगों को उसके बारे में भी बता दूंगी। तो चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं इसकी विशेषताओं को। विशेषताओं के बारे में अगर हम बात करें तो इस शैली में भी हम देखते हैं कि नागर शैली की तरह ही समूहों में मंदिरों का निर्माण किया जाता था। लेकिन ये जो शैली है इसमें हम लोग देखते हैं कि इसका जो मंदिर में जो प्रांगण होता था, यानी कि प्रांगण हम सीधे कह सकते हैं आंगन जो होता था, यानी कि मंदिर के चारों तरफ बीच में जो आंगन बनाया जाता है जिसे हम लोग प्रांगण कहते हैं, उसमें हमें और भी बहुत सारे मंडप और अर्ध मंडप देखने को मिलते हैं जो बहुत अलग अलग उद्देश्यों से बनाए जाते थे। जैसे कि एक मैं एग्जांपल दे देती हूँ कि कल्याण मंडप, जो देवता होते थे उनके विवाह के लिए वो मंडप बनाया जाता था, जिसे हम लोग कल्याण मंडप के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें दक्षिण भारत के ये जो मंदिर हैं, यानी कि द्रविड़ शैली के जो मंदिर हैं, वो हम लोग देखते हैं कि ये धरातल पर या फिर कम ऊंचाई वाले जगती पर बनाए जाते थे। यानी कि जैसा कि आप लोग इसमें देख सकते हैं, ये जो मंदिर है इनका ये जो गर्भगृह आप लोग देख रहे हो, ये बिल्कुल यहाँ ज़मीन के पास ही बनाया गया है, ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं बनाया गया है। जबकि जो हमारे यानी कि नॉर्थ इंडिया साइड के जो मंदिर होते हैं वो उनमें ज़्यादातर हम देखते हैं कि ये इधर ऊंचाई पर होता था गर्भगृह। यानी कि जो मुख्य देवता, गर्भगृह कहने का मतलब है कि जो मुख्य देवता की मूर्ति होती थी वो हमारे यानी कि नॉर्थ इंडिया साइड ऐसी होती है कि यहाँ सीढ़ियों से हम चढ़ के जाते हैं तो ये इधर साइड होते था गर्भगृह, यानी कि वहाँ हमें मुख्य देवता की मूर्ति देखने को मिलती थी। लेकिन जो ये दक्षिण भारत के मंदिर होते थे उनमें हमें गर्भगृह नीचे ही देखने को मिलता था, यानी कि ये ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं बनाए जाते थे। इसके अलावा इन मंदिरों में हम देखते हैं कि मंदिर के चारों तरफ सुरक्षा घेरों का भी निर्माण किया जाता था। इसके अलावा मंदिर का जो प्रांगण होता था उसमें हमें दिखाई देता है कि जल के लिए तालाबों का निर्माण भी किया जाता था।
इसके अलावा अगर हम इसके शिखर के बारे में बात करें तो हम देखते हैं कि ये पिरामिड के आकार का विमान तथा पिरामिड के आकार का ही इसका गोपुरम यानी कि जो प्रवेश द्वार होता है वो भी पिरामिड के आकार का ही हमें देखने को मिलता है। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि ये जो गोपुरम है, गोपुरम कहने का मतलब है प्रवेश द्वार, यानी कि यहाँ से जो लोग हैं या फिर इस साइड से प्रवेश करते थे और फिर ये ऐसे जाते थे। और इसमें हम लोग देखते हैं कि ये जो शिखर होता है वो कुछ इस तरीके का विमान जैसा बनाया जाता था, जबकि नागर शैली के मंदिरों में हमने देखा था कि शिखर जो होते थे उनमें हमें उरुस रंग देखने को मिलते थे और सबसे ऊपर कलश होता था। लेकिन इन मंदिरों में हम देखते हैं कि जो शिखर होता है वो विमान के आकार का यानी कि एक पिरामिड के आकार का बनाया जाता था। तो ये हम लोगों ने द्रविड़ शैली के मंदिर की विशेषताओं के बारे में बात कर ली। अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं इसके। आप लोग कुछ और स्ट्रक्चर देख सकते हैं, जैसे कि ये जो विमान मैंने बताया ऊपर का वो कुछ इस तरीके का पिरामिड जैसा बनाया जाता था। ये आप लोग पूरा ऊपर से नीचे तक देख सकते हैं। ये कुछ इस तरीके के मंदिर के स्ट्रक्चर उस टाइम पे द्रविड़ शैली में बनाए जाते थे। इसके अलावा एक और आप देख सकते हैं, ये इतना सुंदर सा मंदिर जो बनाया गया है ये हमें साउथ इंडिया में द्रविड़ शैली का ही एक प्रमुख मंदिर देखने को मिलता है। ये कितने नेचुरल कलर से बनाया गया है, इतने सारे कलर हैं, इतनी सारी मूर्तियां बनाई गई हैं। तो ये सारे मंदिर हमें द्रविड़ शैली में ही देखने को मिलते हैं जो कि साउथ इंडिया में बनाए जाते थे। इसके अलावा अगर हम कुछ और मंदिरों के बारे में बात करें, जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाला मंदिर है, इसके अलावा ये मंदिर है, ये सारे मंदिर हमें साउथ इंडिया में देखने को मिलते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने नागर शैली में बताया था, जितने भी जो राजा होते थे वो अपने अपने जो निर्माण करने की उनकी शैली होती थी उसमें थोड़ा बहुत चेंज कर लेते थे, इसीलिए उनकी शैली को एक अलग से उपशैली बना दिया जाता था। तो वैसा ही हमें द्रविड़ शैली में भी देखने को मिलता है। इस टाइम जैसे मैंने पल्लव राजा के बारे में बताया था जो इसके संरक्षण थे, तो हम देखते हैं कि इन्होंने भी जो इनकी द्रविड़ शैली थी उसमें कुछ चेंजेस कर लिए थे। तो इसीलिए इनके मंदिरों के बारे में हम अलग से बात करेंगे। तो हम अगर पल्लव काल के मंदिरों के बारे में बात करें तो उसमें हमें 4 चरण देखने को मिलते हैं। सबसे पहले इनके जो राजा थे शायद महेंद्र वर्मन थे, तो इसीलिए उनके नाम पर ही इस शैली का नाम महेंद्र वर्मन शैली रखा गया था। ये जो शैली है हम देखते हैं कि 600 से लेकर 640 ईस्वी तक देखने को मिलती है। अगर हम इस शैली के बारे में बात करें तो द्रविड़ स्थापत्य की शुरुआत हमें इसी शैली से देखने को मिलती है। इस शैली में जो मंदिर बनाए जाते थे वो पहाड़ों को काटकर बनाए जाते थे, यानी कि जो पहाड़ होते थे उनको काटकर वहाँ पर मंदिरों का निर्माण किया जाता था। इसके अलावा ये जो मंदिर होते थे उनमें हमें मंडपों की संख्या बहुत अधिक देखने को मिलती है, लेकिन ये लोग अलंकरण पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। अलंकरण कहने का मतलब है कि ये लोग सिंपल मंदिर बनाते थे, ज़्यादा साज सज्जा या फिर ज़्यादा उनको सजाते नहीं थे। तो इस तरीके के मंदिर हमें ये महेंद्र वर्मन शैली में देखने को मिलते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है पल्लावरम, जो कि पंच पांडव मंडप है वो हमें इस शैली में देखने को मिलता है। अब हम लोग नेक्स्ट शैली के बारे में बात कर लेते हैं जिसे हम लोग कहते हैं मामल्य शैली। ये जो शैली है वो हमें 640 से 674 ईस्वी तक देखने को मिलती है। अगर हम इस शैली में मंदिरों के बारे में बात करें तो इसमें जो मंडप होते थे उनमें मंडपों के साथ साथ हमें रथों का निर्माण भी देखने को मिलता है। और ये जो मंदिर होते थे उन्हें एकाश में पत्थर के मंदिर भी कहा जाता था। इसके अलावा अगर हम बात करें स्थापत्य संबंधी गतिविधियां, यानी कि मामल्य शैली में जितने भी जो ज़्यादातर मंदिर बनाए गए हैं उनका जो प्रमुख सेंटर हम देखते हैं वो महाबलीपुरम था, यानी कि महाबलीपुरम जिसे हम लोग मामल्यपुरम भी कहते हैं, उसी के नाम पर इस शैली का नाम भी मामल्यपुरम पड़ा था। अगर हम इसके एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो महाबलीपुरम में हमें पंच पांडव मंडप के साथ साथ हम देखते हैं कि वहाँ पर 7 रथों का निर्माण भी किया गया था, यानी कि जो
जो अभी मैंने पंच पांडव मंडप बताया उसके साथ साथ हम देखते हैं कि ये वाली शैली में हमें 7 रथों का निर्माण भी होता हुआ दिखाई देने लगता है। इसके अलावा अगर हम बात करें इस दौर के जो मंदिर होते थे उनमें अलंकरण के अधिक साक्ष्य देखने को मिल जाते हैं, यानी कि ये लोग जो हैं वो अब अलंकरण यानी कि उनको सजाने लगे थे ज़्यादा, जैसा कि हमें इसकी पहली वाली श्रेणी में देखने को नहीं मिला था। अब हम लोग नेक्स्ट शैली के बारे में बात कर लेते हैं जिसे हम लोग कहते हैं राजसिंह शैली। ये जो शैली है वो हमें देखने को मिलती है कि 674 ईस्वी से 800 ईस्वी तक देखने को मिलती है। इस काल में भी हमें द्रविड़ स्थापत्य से संबंधित सभी महत्वपूर्ण साक्ष्य देखने को मिलते हैं, लेकिन इसमें कुछ चेंज हुए थे। जैसे कि इस टाइम हम देखते हैं कि संरचनात्मक मंदिरों का निर्माण भी होना प्रारंभ हो गया था। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो महाबलीपुरम में ही एक सौर मंदिर है जो कि शिव जी का मंदिर माना जाता है। इसके अलावा कांची में हमें एक कैलाश मंदिर देखने को मिलता है जो कि राजसिंह शैली में ही बनाए गए थे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट शैली के बारे में बात कर लेते हैं जो कि है नंदी वर्मन शैली। ये जो शैली है वो हमें 800 से लेकर 900 ईस्वी तक देखने को मिलती है। अगर हम बात करें तो इस दौर में भी हमें द्रविड़ स्थापत्य की जितनी भी विशेषताएं थी वो सारी देखने को मिलती हैं और इसमें भी हमें जो संरचनात्मक मंदिर हैं उनका निर्माण जारी होता हुआ दिखाई देता है। यानी कि नंदी वर्मन शैली में कुछ भी ज़्यादा चेंज नहीं हुए थे, जो जैसी राजसिंह शैली थी वैसी ही हमें नंदी वर्मन शैली भी देखने को मिलती है। इसका अगर हम एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो वो हमें कांची का मुक्तेश्वर मंदिर देखने को मिल जाता है। तो ये हम लोगों ने पल्लव काल के मंदिर स्थापत्य के बारे में बात कर ली। आप लोग कुछ एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे कि ये जो मंदिर है वो 7 रथों वाला जो मैंने पंच पांडव मंदिर बताया वो आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट ये जो मंदिर है, ये जो अभी मैंने सौर मंदिर बताया महाबलीपुरम का सौर मंदिर, वो कुछ इस तरीके का देखने को मिल जाता है। तो ये हम लोगों ने पल्लव काल के मंदिरों के बारे में बात की। अब हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं चोलकालीन मंदिर स्थापत्य के बारे में। यानी कि चोल जो शासक हैं वो भी हमें दक्षिण भारत के प्रमुख शासक देखने को मिलते हैं। तो हम देख लेते हैं कि इनके टाइम पे द्रविड़ स्थापत्य में क्या क्या चेंजेस हुए थे। तो इसमें अगर हम नॉर्मल वे में बात करें तो द्रविड़ स्थापत्य की जितनी भी विशेषताएं हैं वो सारी विशेषताएं हमें इस काल में भी देखने को मिल जाती हैं। लेकिन इनमें अगर हम कुछ और विशेषताओं के बारे में बात करें, जैसे कि ये जो इनकी प्रमुख विशेषता मानी जाती थी वो ये थी कि ये इस टाइम पे हमें देखने को मिलता है कि मंदिर जो है वो बहुत ही विशाल और भव्य बनाए जाने लगे थे। जैसे कि जो गोपुरम होता था, गोपुरम मैंने अभी बताया जो प्रवेश द्वार होता था उसे ये लोग गोपुरम कहते थे। तो इस टाइम हम देखते हैं कि गोपुरम जो होता था वो बहुत ही विशाल यानी कि बहुत बड़ा बनाया जाने लगा था। इसके अलावा इस टाइम हम देखते हैं कि ये लोग अलंकरण पर बहुत बल देने लगे थे। इसके अलावा अगर हम अलंकरण के बारे में बात करें तो ये लोग अलंकरण के लिए ज़्यादातर रामायण और महाभारत, इसके अलावा और भी जितनी भी पौराणिक कथाएं हैं उनकी मूर्तियां बनवाते थे। इसके अलावा उनके जो यानी कि जो रामायण और महाभारत है उनके भित्ति चित्रों का निर्माण भी मंदिर की जो दीवारें होती थी उन पर बनाते थे। जैसा कि मैंने आप लोगों को इस वाले मंदिर में दिखाया, आप ये देख सकते हैं ये इस पर कितनी सारी मूर्तियां बनाई गई हैं। तो इस तरीके की मूर्तियां हमें देखने को मिलता है कि इनकी शुरुआत चोलकालीन मंदिरों से ही हुई थी। इसके अलावा अगर हम बात करें इनके मंदिरों का जो प्रांगण होता था उसमें हमें देखने को मिलता है कि एकाश्म पत्थर से ये लोग नंदी मंडप का भी निर्माण करवाने लगे थे। नंदी मंडप जो है उसके साथ ही हमें नंदी की मूर्तियों के भी प्रमाण देखने को मिलते हैं। नंदी जो है वो शिव जी से संबंधित हमें देखने को मिलता है, यानी कि इन मंदिरों में हम कह सकते हैं कि शिव जी की भी पूजा की जाती थी। इसके अगर हम एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो एक हमें देखने को मिलता है कि बृहदेश्वर का
मंदिर जो है वो चोल कालीन स्थापत्य का एक प्रमुख एग्जाम्पल देखने को मिल जाता है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये हमें बृहदेश्वर मंदिर देखने को मिलता है। ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कितनी सारी मूर्तियाँ बनाई गई हैं। तो ये हम लोगों ने चोल काल के मंदिरों के बारे में बात कर ली। अब हम लोग विजयनगर कालीन मंदिरों के बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी बताया, विजयनगर जो है वो हमें मध्यकाल में देखने को मिलता है, इसीलिए मैंने आप लोगों को अभी तक विजयनगर साम्राज्य के बारे में नहीं करवाया है। जब मैं आप लोगों को मध्यकाल करवाऊंगी उस टाइम मैं आप लोगों को विजयनगर साम्राज्य के बारे में भी करवाऊंगी। लेकिन इसकी जो कला है उसके बारे में हम अभी बात कर लेते हैं, क्योंकि ये इसकी कला भी हमें द्रविड़ शैली में ही देखने को मिल जाती है। अगर हम बात करें इस टाइम पे भी हमें द्रविड़ स्थापत्य की जो नॉर्मल विशेषताएं हैं, जैसा कि मैंने सबसे पहले जो विशेषताएं दिखाई थी, ये वाली जितनी भी विशेषताएं हैं वो सारी हमें इस टाइम भी देखने को मिल जाती हैं। लेकिन और क्या चेंज हुए थे हम अब उनके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि इस टाइम हम देखते हैं कि और भी मंडपों का निर्माण किया जाने लगा था। जैसे कि अभी मैंने बताया, देवताओं के लिए एक अलग से कल्याण मंडप का निर्माण किया जाने लगा था, जहां देवताओं का विवाह करवाया जाता था। इसके अलावा इस दौर के मंदिरों में भी हमें विशालता और अलंकरण को विशेष महत्व दिखाई देता है। इसके अलावा अगर हम बात करें इस टाइम के जो मंदिर होते थे उन पर हमें कुछ इस्लामिक विशेषताएं भी दिखाई पड़ती हैं, जैसे कि गुंबद का निर्माण। अब इस टाइम हमें इस्लामिक विशेषताएं दिखाई क्यों दे रही हैं? क्योंकि इस टाइम मध्यकाल आ जाता है और विजयनगर साम्राज्य के टाइम पे ही हमें नॉर्थ इंडिया में दिल्ली सल्तनत देखने को मिलती है। इसीलिए विजयनगर साम्राज्य की कला पर भी थोड़ा बहुत दिल्ली सल्तनत का भी प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई देता है। इसीलिए इनके मंदिरों में हम देखते हैं कि गुंबद का भी निर्माण करवाया जाता था। इसके अलावा इनके जो मंदिर होते थे उनमें बड़ी संख्या में स्तंभों का भी निर्माण करवाया जाता था, यानी कि बहुत बड़े बड़े पिलर्स भी बनाए जाते थे। इसके अलावा अगर हम बात करें इस काल में जो सर्वाधिक मंदिर बनाए गए हैं वो हमें कर्नाटक के हम्पी जो है वो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी भी देखने को मिलता है। इसीलिए इन्होंने सबसे ज़्यादा जो मंदिर हैं वो अपनी राजधानी यानी कि हम्पी नगर में ही बनवाए थे। अगर हम कुछ एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो इसमें हमें हजारा मंदिर, इसके अलावा विरूपाक्ष मंदिर और विट्ठल स्वामी मंदिर देखने को मिल जाते हैं। तो ये हम लोगों ने विजयनगर कालीन मंदिरों के बारे में बात की। ये आप लोग देख सकते हैं, ये बृहदेश्वर मंदिर है जो बहुत ही भव्य यानी कि बहुत विशाल मंदिर बनाया गया है, जो विजयनगर साम्राज्य का एक प्रमुख मंदिर हमें देखने को मिलता है। ये आप लोग पूरा स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ये कुछ इस तरीके का जो मंदिर है वो इसका प्रांगण होता था, ये इस तरीके का मंदिर बनाया जाता था। अब हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं मदुरा के नायकों के बारे में। मदुरा जो है वो भी एक टाइम पर विजयनगर का ही पार्ट हुआ करता था, लेकिन जब विजयनगर साम्राज्य जो है उसका पतन होने लगा था उसके बाद से मदुरा के जो नायक हैं वो ही हमें दक्षिण भारत के एक प्रमुख शासक देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि उस टाइम तक दिल्ली सल्तनत जो है वो पूरे इंडिया पर कब्जा कर लेता है। तो अब हम लोग इनके काल में जो द्रविड़ शैली है उसका किस तरीके से विकास हुआ उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया, विजयनगर के पश्चात मदुरा के नायकों के काल में भी द्रविड़ शैली जो है उसका विकास जारी रहा। और इस दौर में हम देखते हैं कि मंदिरों का जो विकास है वो शहरों की तरह हुआ। जैसे कि शहरों की तरह कहने का मतलब क्या है, जैसे कि मंदिर का जो प्रांगण होता था यानी कि जो आंगन होता था वहाँ पर बाजार और आवासीय भवनों का भी निर्माण किया जाने लगा था। यानी कि जिस तरीके से शहरों में बाजार होते हैं, इसके अलावा रहने के लिए कुछ कमरे या फिर भवन बनाए जाते थे, उसी तरीके के मंदिरों में भी अब इस तरीके के बाजार और फिर आवासीय भवन बनाए जाने लगे थे। तो ये हमें बस
ये थोड़ा सा ही चेंज इस टाइम पे देखने को मिलता है। अगर हम इसके एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो मथुरा का जो मीनाक्षी मंदिर है वो हमें मथुरा के नायकों के काल में ही बनता हुआ दिखाई देता है। तो ये आज के वीडियो में हम लोगों ने पूरा द्रविड़ शैली के बारे में बात कर ली है। आई होप अब आप लोगों को द्रविड़ शैली से संबंधित कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि इसी तरीके के और भी वीडियो आप लोगों को मिलते रहें। तो मिलेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।